हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बौरे और आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं कि एशिया के अंदर और खासकर भारत के अंदर मॉनसून आ तो जाता है भाई, पर यह वापस कैसे जाता है और किस मॉनसून को कहा जाता है कि यह भारत का लौटता हुआ मॉनसून है। आज के इस वीडियो में हम इस बारे में फोकस्ड होकर चर्चा करेंगे, परंतु मैं चर्चा को स्टार्ट करूं उसके पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। याद रखिए कि स्टडी IQ के जो प्रीमियम बैचेस हैं इनमें रैंकर्स बैच एक न्यू बैच लॉन्च हुआ है। याद रखिएगा, इस बैचेस में अगर आप एनरोल कर लेते हैं टाइमली तो लिमिटेड सीट्स के तहत आपको मौका मिलेगा 11,000 रुपए हर एक टेस्ट में फर्स्ट रैंक लाने वाले विद्यार्थी बनने का। ऐसे 37 टोटल टेस्ट होंगे और हर टेस्ट में जो अभ्यर्थी फर्स्ट आएगा उसे 11,000 का कैश प्राइज दिया जाएगा ताकि स्टूडेंट मोटिवेटेड फील कर सके अपनी स्टडीज के लिए। सारी सुविधाएं भी मिलेंगी, सारी क्लासेस मिलेंगी, सब कुछ आने वाले समय में अभी इसी वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। चलिए पहले तो हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि मॉनसून का आना और खासकर एशिया से मॉनसून का जाना, जिसे रिट्रीटिंग मॉनसून कहा जाता है, यह किस तरीके से ट्रिगर होता है। सबसे पहली चीज याद रखिए कि अगर मैं एक बहुत फेमस क्लाइमेटोलॉजिस्ट का एक स्टेटमेंट कोट करूं तो आप इस विंड सिस्टम की जो जटिलता है, किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सिस्टम प्रोपोगेट करता है, इस बात को आप समझ पाएंगे। इन्होंने कहा था कि जितना जलवायु विज्ञान को समझने में जो एक्सपर्ट्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्हें एफर्ट लगाना पड़ा, पूरा एफर्ट कलेक्टिवली भी लेसर है उस एफर्ट से जो केवल एशिया में बहने वाली इन विंड को समझने में लगा था। यानी कि वर्ल्ड का सबसे कॉम्प्लेक्स विंड मैकेनिज्म है, सबसे जटिल वायु प्रणाली है एशिया की, जिसे हम मॉनसून के नाम से जानते हैं। सबसे पहली चीज, मॉनसून आता कैसे है इसे समझने के लिए हवाओं की दिशा को आपको समझना जरूरी है, विंड के डायरेक्शन को आपको समझना जरूरी है। और इसे समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल डायमेंशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, विच इज कॉल्ड एज ITCZ। ITCZ क्या है तो याद रखिए, यह एक ऐसी बेल्ट है जो बेल्ट बेसिकली, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं तो डियर दिस इज हमारी पृथ्वी, यह हमारी अर्थ है। यहां पर आपको दिखाई देगा इस प्रकार से, यह हमारा भूमध्य रेखा है अर्थात इक्वेटर है, और इस इक्वेटर के ऊपर 23 अप 23 डाउन, इसे कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न अर्थात कर्क और मकर रेखा कहते हैं, और इन्हीं रेखाओं के बीच में एक बेल्ट मूव करा करती है। याद रखिए इस बेल्ट को कहा जाता है ITCZ। ये ITCZ की जो बेल्ट है, ये बेल्ट ऐसा क्षेत्र है जहां पर जो सन की रेज हैं ये परपेंडिकुलर पड़ रही होती हैं, लंबवत पड़ रही होती हैं। यानी कि इन बेल्ट में आने वाले जो क्षेत्र हैं उन पर जो सौर विकिरण, विच इज कॉल्ड एज इनकमिंग सोलार रेडिएशन, इंसोलेशन, ये हाई होता है, अर्थात इस बेल्ट में आने वाले क्षेत्र का टेम्परेचर हाई होगा। टेम्परेचर हाई स्टैंड फॉर प्रेशर लो। हमेशा याद रखिए कि टेम्परेचर और प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, और इसी कंडीशन पर आप समझेंगे कि जहां टेम्परेचर हाई है वहां प्रेशर लो है, और हमेशा विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर के साइड मूव करती है। अब इस बात को समझिएगा कि विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड जा रही है, अर्थात जब भी ITCZ किसी स्थान पर पहुंचेगा, जो विंड है ITCZ की ओर बहना शुरू करेगी। ITCZ में चूंकि टेम्परेचर हाई है, यह विंड गर्म हो जाएगी और गर्म होकर हल्की होकर यह ऊपर की दिशा में उठेगी। अर्थात ITCZ जैसे ही किसी स्थान पर पहुंचेगा, टेम्परेचर हाई होगा, प्रेशर लो होगा, विंड ITCZ की ओर जाएंगी और गर्म होकर ऊपर उठेंगी। याद रखिएगा, जैसे ही विंड अपवर्ड मूव करेंगी, यानी कि ऊपरी मुख इनका प्रवाह होगा, टेम्परेचर इन विंड्स का कम होता जाएगा, कंडेंसेशन की क्रिया होगी, और डियर अल्टीमेटली यहां मेघ का निर्माण होगा, यानी कि क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, और ये जो मेघ हैं ये अंततः उस स्थान पर वर्षा करा देंगे। कुल मिला के कहानी में एक कंक्लूजन है, और कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये कि जो ITCZ की बेल्ट है, ये बेल्ट जब भी किसी स्थान पर पहुंचती है, उस स्थान पर
टेम्परेचर हाई कर कुछ समय बाद वर्षा करा देती है। अब इस बात को समझिए कि ITCZ की बेल्ट स्थिर नहीं रहती और ये मूव करती रहती है। यहां जो आपको दिखाई दे रहा है, जो इक्वेटर है, जो भूमध्य रेखा है, इस रेखा पर यह ITCZ खड़ा होता है 21 मार्च को, और 21 मार्च से चलते हुए यह 21 जून में भारत में प्रवेश करता है। और 21 जून में जब यह इंडिया में प्रवेश करता है डियर, भारत में आता है मॉनसून। और ये जो मॉनसून है, यहां इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए, आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि ITCZ की ओर बढ़ता हुआ ये मॉनसून, ये पवनें जब भारत में प्रवेश करती हैं तो इनका डायरेक्शन बेसिकली होता है साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन। अब आपके दिमाग में हो सकता है प्रश्न आए कि हवा साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन से क्यों आ रही है? कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। याद रखें कि अर्थ के रोटेट करने के कारण एक फोर्स लगता है अर्थ पे बहने वाली हर एक विंड पर, विच इज कॉल्ड एज कोरियोलिस बल या कोरियोलिस फोर्स। ये कोरियोलिस फोर्स हर उस बहने वाली पवन को अपने डायरेक्शन के राइट हैंड साइड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और लेफ्ट हैंड साइड सदर्न हेमिस्फीयर में टिल्ट करता है। और याद रखिए कि ये जो टिल्टिंग आपको दिखाई देती है कुछ इस प्रकार से राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के साइड, ये टिल्टिंग ही वर्ल्ड में प्लैनेटरी अर्थात ग्रही पवनों को जन्म देती है। अब चूंकि ITCZ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, पहले हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में बह रही थी, तो प्रवाह की दिशा के, फ्लो के डायरेक्शन के, वो राइट हैंड साइड टर्न ले रही हैं। फिर जब उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं तो लेफ्ट हैंड साइड टर्न ले रही हैं। अर्थात एशिया से बहने वाली पवन जब भारत की ओर आती है तो ये साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन से प्रवेश करती है। अब इसका प्रवेश करना हमारे लिए एक विंड सिस्टम को जनरेट करता है जिसे हम मॉनसून कहते हैं। यहां ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह है हमारा इंडिया, और इंडिया में वेस्टर्न घाट्स अर्थात पश्चिमी घाट, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, अरावली और हिमालयास, ये सारे ही माउंटेन्स इन विंड्स को रोकते हैं। परंतु अरावली इनके पैरेलल हो जाता है, और अरावली के पैरेलल होने के कारण ये इन पवनों को नहीं रोकता, इसलिए राजस्थान में वर्षा नहीं होती। परंतु जो वेस्टर्न घाट्स है, जो हिमालयाज हैं, जो बेसिकली विंध्य और सतपुड़ा पर्वत हैं, ये इन पवनों को रोकते हैं और इस कारण इन क्षेत्रों में वर्षा होती है। लेकिन इन पर्वतों की ढाल के दूसरे तरफ ध्यान से देखिए, पश्चिमी घाट के दूसरी ओर, हिमालय के दूसरी ओर, चूंकि इन माउंटेन्स ने पवनों को पहले ही रोक लिया, इसलिए इन स्थानों पर वर्षा नहीं होती। स्पेसिफिकली देखिएगा तो तिब्बत पर वर्षा नहीं होगी, भारत के इस स्थान पर जिसे हम सेकंड डेजर्ट कहते हैं, यहां वर्षा नहीं होगी, यहां रेड सॉइल बनेगी, और अरावली के समानांतर होने के कारण यहां पर मरुस्थल बनेगा। अर्थात विंड का डायरेक्शन जो कि साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन है, और इसी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लंबवत हमारे जो पर्वत हैं उनके सामने आपको ज्यादा वर्षा दिखेगी और पीछे वर्षा नहीं दिखेगी। कितना ब्यूटीफुल इस चीज को समझना कि केवल विंड डायरेक्शन और पर्वतों की दिशा ये पूरा देश का भूगोल डिसाइड करती है। इसका सेंट्रल पार्ट आपको सेकंड डेजर्ट दिखाई देगा, द्वितीय मरुस्थल दिखाई देगा, और बहुत ही कोइंसिडेंस की बात है ये कि जहां बारिश नहीं होती वहां की मिट्टी लाल मिट्टी में चेंज हो जाती है, और रेड सॉइल सबसे कम फर्टाइल सॉइल है, और जो सबसे कम फर्टाइल होगी वहां के किसान गरीब होंगे। जहां हैव और हैव नॉट होंगे, यानी कि जिनके पास संसाधन है, जिनके पास संसाधन नहीं है, अगर ऐसा समाज होगा तो वो समाज असंतुष्ट और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करता है। एक डिससेटिस्फाइड सोसाइटी लीड्स टू क्राइम। आपको नक्सलबाड़ी एरिया दिखाई देगा। भारत का नक्सल प्रोन क्षेत्र रेड सॉइल के एरिया में आता है, और ये रेड सॉइल है क्योंकि यहां बारिश नहीं होती। और ये बारिश क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके सामने पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट इस बारिश को रोककर दूसरे तरफ ज्यादा बारिश कराता है, और यही कारण है कि दूसरी ओर ज्यादा बारिश होने से लेटेराइट सॉइल है। ज्यादा बारिश होगी तो लेटेराइट सॉइल, कम बारिश होगी तो रेड सॉइल। लेटेराइट सॉइल गुड फॉर कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस, यानी कि मसालों की खेती के लिए महत्वपूर्ण। इसी तरीके से अगर मैं कहूं तो पूरे इंडिया में मॉनसून का जो अराइवल है वो हो जाता है, वर्षा हो जाती है। अब यहां एक प्रश्न आता है कि भाई मॉनसून से बारिश तो हुई, पर यह लौटता हुआ मॉनसून क्या है?
आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली चीज, लौटते मानसून से आशा यह है कि जो ITCZ की बेल्ट आपको दिखाई देती है, अब यह बेल्ट बेसिकली दक्षिणी गोलार्ध में है और दक्षिणी गोलार्ध में भी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर शिफ्ट हो चुकी है। और अगर मैं स्पेसिफिकली कहूं तो जब यह ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट होगी तो जरा ध्यान से देखिएगा, यह है हमारा इंडिया, और इंडिया में आपको यहां पर दिखाई देगा, दिस इज कॉल्ड एज हिमालयाज। अब हिमालय के जरा इस पोर्शन पर फोकस करिएगा, आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि भारत से जब ITCZ दूर जाएगा, इस मैप का जरा उपयोग करते हुए देखें तो पवने जैसे पहले हमारे ITCZ की ओर आ रही थी, अब भी पवने ITCZ की ओर ही जाएंगी, लेकिन अब पवने आना चाहती हैं सीधे ITCZ की तरफ, पर कोरियोलिस बल के कारण अर्थात पृथ्वी के गोल घूमने के कारण ये सीधी नहीं आएंगी, अपने फ्लो के डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली अर्थात प्रवाह की दिशा के अकॉर्डिंगली ये लेंगी टर्न। और डियर, ये टर्न में सबसे पहले अपने प्रवाह की दिशा के राइट हैंड साइड अर्थात जो डायरेक्शन मैं अभी बना रहा हूं, इस पवन की दिशा राइट हैंड साइड है, अर्थात जो पवन अब यहां से प्रवाहित हो रही है डियर, ये राइट हैंड साइड टर्न लेते हुए पहले नदर्न हेमिस्फेयर और फिर सदर्न हेमिस्फेयर में अपने डायरेक्शन के बेसिकली अदर साइड अर्थात लेफ्ट हैंड साइड प्रवाहित होगी। और प्रवाहित होते हुए ये हमारे इंडिया को ध्यान से देखिए क्रॉस करेगी फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न अर्थात उत्तर पूर्वी दिशा से साउथ वेस्टर्न की डायरेक्शन में। अर्थात जब मॉनसून आ रहा था, जरा ध्यान से देखिए, ये किस डायरेक्शन से आ रहा था, ये साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन से आ रहा था, और जब आई दूसरी ऋतु तो ITCZ नीचे गया और नीचे जाने पर ये हवाएं जो है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलने लगी। जरा इन दो डायग्राम्स को ध्यान से देखिए, ये डायग्राम्स बता रहे हैं सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, अर्थात पवनों का ऋतु के अनुसार पूरी तरह से 360 टर्न ले लेना, जहां उत्तर से आ रही है अगली ऋतु में दक्षिण से आ रही है, यानी कि साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन से अराइवल और अब नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन से वापस जाना। ब्यूटी ऑफ इंडियन विंड सिस्टम। अब जरा ध्यान से देखिए, जब ये भारत से गुजर रही होंगी, इस क्रम में गुजरते हुए जब ये पवनें हमारे मेनलैंड इंडिया से अर्थात भारतीय मुख्य भूमि से प्रवाहित हो रही होगी, उस समय पर आप फोकस करेंगे तो एक बात पाएंगे कि ये भारत से गुजरते समय कहीं वर्षा नहीं कराती, अर्थात कहीं बारिश नहीं हो रही। वाई? बिकॉज ये आज जमीन से रही हैं और जमीन से आने वाली ये जो हवाएं हैं इनमें नमी नहीं है, मॉइस्चर नहीं है, इसलिए रेनफॉल नहीं हो रहा। बट वेट, कहानी में एक ट्विस्ट है, जरा ध्यान से देखिए। ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये है हिमालयास का, लेकिन इस स्थान पर आपको दिखाई देगा बे ऑफ बंगाल, और ये जो बे ऑफ बंगाल का एरिया है, यहां से चलते समय जो पवन आ रही है वो बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर इकट्ठा कर लेगी, और ये जो मॉइस्चर इकट्ठा करेगी डियर, ये तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर टकराएगी। और जब ये तमिलनाडु के कोरोमंडल तट से टकराएगी तो यहां नोटिस करिएगा, ये जो पवन है इसके अंदर मॉइस्चर है, इसके अंदर नमी है, और ये जो नमी ली हुई पवन है ये जाकर तमिलनाडु के माउंटेन सिस्टम से टकराती है। मैंने कहा था किसी भी देश का भूगोल उसके पर्वत और उसकी हवाएं डिसाइड कर देती है। जरा ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ इस प्रकार से एक सिस्टम दिखाई देगा हमारे प्रायद्वीपीय भारत में, हमारे पेनिनसुलर इंडिया में। यह है हमारा ब्यूटीफुल इंडिया, और जरा ध्यान से देखिए इस स्थान पर आपको अनाईमुंडी, इलायची और पालनी हिल्स दिखती हैं, और यही पालनी इलायची हिल्स बेसिकली एक ब्रैकेट क्रिएट करती हैं उन पवनों के सामने, उन विंड्स के सामने जो अभी बंगाल की खाड़ी से गुजरते हुए तमिलनाडु के ऊपर आई थीं, और ये माउंटेन्स इन विंड्स को रोकते हैं, और इन विंड्स को जब रोकते हैं तो इस स्थान पर विच इज कॉल्ड एज कोरोमंडल तट,
अर्थात हमारे कोरोमंडल के तट पर यह कराता है रेनफॉल। कैसे? तो जरा इसे भी समझिएगा, आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। यह है एक माउंटेन, और माउंटेन में आपको अगर विंड इस डायरेक्शन से आती हुई दिखाई देगी तो डियर हाइट बढ़ने के साथ विंड की जो मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी है ये कम होती जाती है, जलवाष्प को धारण करने की क्षमता जो है वो घटती जाती है, और जैसे जैसे ये कम होगी डियर यहां पर फॉर्मेशन होगा मैसिव क्लाउड्स का, और ये जो क्लाउड्स का फॉर्मेशन है ये इस दिशा में रेनफॉल कॉज करेगा। और ये दिशा कौन सी है? आई थिंक आप समझ चुके हैं, ये है कोरोमंडल तट। और ये जो कोरोमंडल तट है इस स्थान पर बारिश होगी कुछ इस प्रकार से, और ये जो लीवर्ड साइड है यानी कि पवन विमुख डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में कोई बारिश नहीं होगी। अर्थात हमारे तमिलनाडु में ये जो वेस्टर्न हिल्स हैं, वेस्टर्न हिल्स या फिर इसे सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है, ये सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर जो है वो वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। इस प्रकार से जो विंड्स हैं ये भारत में सीजनली पूरी तरह से रिवर्स होती हैं, इसलिए एक शब्द कहा जाता है लौटता हुआ मॉनसून, रिट्रीटिंग मॉनसून। मानकर चलता हूं कि आपके लिए यह वीडियो इंफॉर्मेटिव है। अब जरा ध्यान से सुनिए, जिन रैंकर्स बैच की मैं चर्चा कर रहा हूं, याद रखिएगा ये बैचेस में आपके लिए एडमिशन लिमिटेड सीट्स के लिए ऑर्गेनाइज करा गया है। 25,999 की कॉस्ट पर आपके लिए अवेलेबल है, ओनली आफ्टर अप्लाइंग फैकल्टी कोड दैट इज AK लाइव कोड। इस कोड को अप्लाई कर आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। जो प्राइस मैंने बताया ये प्राइस आपके लिए एक अच्छा एक मोटिवेशन हो सकता है पढ़ाई के लिए। SIP की सुविधा जो सिलेक्शन बॉक्स है ये आपके लिए इसमें अवेलेबल होगा। साथ ही ये बैचेस आपके लिए लेकर आए हैं SIP का प्रोग्राम विच इज सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रोग्राम, मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, 1-to-1 मेंटरशिप, और साथ ही आपको कलेक्टिवली 18 किताबों का सेट अलॉन्ग विथ नोटबुक, सिलेबस, डायरी एंड वो सारी चीजें जो आपको इस पूरी जर्नी में असिस्टेंस देंगी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है और जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप समझना चाहते हैं इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक विच इज कॉल्ड एज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या फिर पश्चिमी विक्षोभ, तो जरा कमेंट सेक्शन पे इसे मेंशन करिएगा। मैं डेफिनेटली आने वाले टाइम पे पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के लिए आपके लिए वीडियो लेकर जरूर हाजिर होऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।